डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में जानेंगे। जैसे कि और इस चैप्टर का नाम है भौतिक जगत। जगत का मतलब आप समझते होंगे, जगत यानी संसार, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी भौतिक क्या है, भौतिकी क्या है। तो देखते हैं भौतिकी के बारे में। भाई भौतिकी क्या है। जहाँ तक भौतिक का प्रश्न है, भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द फिजिक्स से लिया है गया है, जिसका अर्थ प्रकृति। जैसे भौतिकी का वैसे अगर रियल अर्थ अगर हम लोग हिंदी में देखें तो उसका अर्थ क्या है, प्रकृति। ठीक है। प्रारंभ में भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था। ठीक है, मतलब शुरुआत में जब इसकी शुरुआत हुई थी भारत में, तब इसे प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, एक डेफिनेशन आप ये भी बोल सकते हैं, भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब जिसमें प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, जैसे प्राकृतिक घटनाएं कौन सी होती हैं, भूकंप आना, ठीक है, दोलन, ये सब हमारी प्राकृतिक घटनाएं हैं। ठीक है। दूसरी हेडिंग है इसमें द्रव। वह प्रत्येक वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है तथा जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, जब कहलाती है। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु जिसका बाहर होगा और वो जगह घेरेगी, वो हमारा क्या है, जब। ठीक है। उदाहरण के लिए पत्थर, लोहा, सोना। ठीक है, ये वायु है, वायु वायु है ये, वायु। तो आप कहेंगे वायु कहाँ हवा घेरती है, क्या सीखी होगी आप लोगों ने, स्थान घेरती है ना, बस। उसके बाद रुई, जल, ये तो आप देख जानते ही हैं। अच्छा, उसके बाद अगली है ऊर्जा यानी एनर्जी। ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ उठानी है, मान लीजिए आपको पेन उठाते हैं, तो आप ऊर्जा ही तो इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा बोले तो ताकत, बल लगाना। ठीक है, ये हमारी ऊर्जा ही कहलाती है। ठीक है। ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि ऊर्जाओं के विभिन्न स्वरूप हैं। ठीक है, ये सब इसके रूप हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। ठीक है। बाहर जैसे मान लीजिए आपने पेन उठाया, पेन का कुछ भार है, पेन का कुछ भार है, आपने उसे ऊर्जा ही से तो उठाया। ठीक है ना। अच्छा, ऊर्जा बराबर क्या होता है, द्रव्यमान निर्वात प्रकाश की चाल, अर्थात संकेतों में ई बराबर एम सी स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ा होगा, ई बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टीन का सूत्र है। इस चैप्टर में आप लोगों के न्यूमेरिकल्स नहीं है ना डेरिवेशन है, इसमें सिर्फ आपकी थ्योरी है। ठीक है। और दूसरे पेज में ये देखिए, भौतिकी की एक और परिभाषा है जो आजकल मतलब चल रही है। आजकल इसी भौतिक वैज्ञानिक डेफिनेशन का प्रयोग है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रिया तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन है, चाहे तो आप ये भी याद कर सकते हैं। ये कहते हैं, मैंने अपने हिसाब से बनाई है, अगर आप लोग को ठीक लगे तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच। भौतिकी का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, यानी विस्तृत यानी बहुत बड़ा है। मूल रूप से इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कौन से भागों में बांटा गया है, स्थूल और सूक्ष्म। ठीक है। भौतिकी के स्थूल प्रभाव के अंतर्गत पार्थिव अथवा खगोलीय इस तरह की घटनाएं सम्मिलित हैं। खगोलीय यानी जो आ, बोला जाए स्पेस वाली। ठीक है, स्पेस हो गया, अंतरिक्ष में ये सब जो होती हैं वो वाली। जबकि सूक्ष्म भौतिकी में परमाणविक, आणविक तथा नाभ की परिघटना है। ठीक है, सूक्ष्म जैसे आप बोल सकते हैं परमाणु हथियार, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है। नाभ की घटना यही, मतलब जब परमाणु फूटता है तो आसपास की जो वहाँ पे नुकसान होता है, जो मतलब परमाणु की जो ऊर्जा होती है वहाँ जब गिरती है तो कितना दूर दूर तक नुकसान होता है, ये सब हम सूक्ष्म भौतिकी में सम्मिलित है। स्थूल परिघटनाओं की व्याख्या के लिए चिर संबंध यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, जबकि सूक्ष्म परिघटना के लिए क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग किया जाता है। ये क्वांटम है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चिर समय यांत्रिकी के विषय निम्नलिखित हैं। ठीक है,
इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले है इसकी हेडिंग यांत्रिकी। इसमें द्रव ठोस द्रव गैस के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठोस द्रव गैस का अध्ययन किया जाता है। आपसे कोई बोले कि यांत्रिकी क्या होती है, अगर आपसे कोई शॉर्ट भाषा में पूछे तो आप लोग बता सकते हैं जिसमें ठोस द्रव गैस का अध्ययन किया जाता है वो हमारी यांत्रिकी होती है। यांत्रिकी न्यूटन के गति के नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर भी आधारित है। इसमें रॉकेट नोदन पिंडों की साम्यावस्था एवं उनकी गति का अध्ययन किया जाता है। पिंडों की साम्यावस्था मतलब पिंड जहाँ रुके हों, मतलब कोई वस्तु गतिहीन हो, मतलब वो बिल्कुल विराम अवस्था में हो, ठीक है। और उसकी गति का अध्ययन यानी वो कितनी गति से चल रहा है, ठीक है। इसी शाखा में द्रव्यमान, जड़त्व, बल, ऊर्जा, शक्ति, आघूर्ण आदि भौतिक राशियों की अभिधारणा की व्याख्या की जाती है। दूसरी है हमारी ऊष्मगतिकी। अच्छा, ऊष्मगतिकी मतलब ऊर्जा के द्वारा, ठीक है, ऊष्मा के द्वारा। इस शाखा में निकायों के ऊष्मीय संतुलन के नियम, ऊष्मा प्रवाह की दिशा, ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण एवं ऊष्मा रूपांतरण के कारण निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ताप एवं एंट्रोपी आदि के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा इंजन को खोज ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण का परिणाम है। प्रशीतक, इसे अच्छा क्या बोलते हैं? प्रशीतक को आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? आप लोग के घर में सब में आप लोग के आप सभी घर पे होगा ये, यानी फ्रिज। ये कार्य विधि की व्याख्या भी ऊष्मगतिकी के अंतर्गत है। ये मतलब समझ लीजिए जो आपका फ्रिज है वो भी हमारा किस हिसाब से बना है, ये ऊष्मगति के अंतर्गत ही है, ठीक है। अगर आप लोग को डेफिनेशन बड़ी लग रही हो तो आप लोग मुझसे पीडीएफ ले लीजिएगा, जिसमें सॉफ्ट मैं शॉर्ट डेफिनेशन के लिए टिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद है प्रकाशिकी, ठीक है। इसमें देखिए प्रकाश के ऊपर जो घटनाएं होती हैं उसी का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप लोगों ने हाई स्कूल पढ़ा होगा, ठीक है, परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, विवर्तन, ठीक है, व्यतिकरण, ये सब चीज़ें। जैसे इसमें लिखा है इस शाखा में प्रकाश पर आधारित परिघटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन पर विचार किया जाता है। व्यतिकरण के साथ ही दूरदर्शी व सूक्ष्मदर्शी की कार्य विधि, विभिन्न वस्तुओं एवं पतली फिल्मों जैसे साबुन के बुलबुले, जैसे आप लोग साबुन का बुलबुला फुलाते होंगे, बचपन में सबने फुलाया होगा, ठीक है। तो आप लोग देखते होंगे उसकी परत कितनी पतली होती है, अगर आप उसे जरा सा भी टच करेंगे वो एकदम फूट जाती है, ठीक है। और उसमें आप कभी कभी आप देखते होंगे उस बबल्स में रंग आते होंगे, ठीक है, मतलब एक रेनबो टाइप का आपको दिखता होगा, ठीक है। उसके बाद इंद्रधनुष का वर्षा, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो जब बारिश होगी और एकदम धूप निकलती है तो आप लोग देखेंगे कि रेनबो बन के आ रहा है, ठीक है। आदि विषयों का रोचन अध्ययन भी इसी शाखा में किया जाता है। दोलन तथा तरंगे, इस शा, इस शाखा में किसी विभिन्न वस्तुओं के कंपनों, कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न विषयों के संचरण आदि का अध्ययन किया जाता है। इसी से हमें यह पता चलता है कि हमारी आवाज़ किस प्रकार आगे बढ़ती है एवं भाषण तथा संगीत के क्या अभिलक्षण है। अच्छा, आप लोग घर में वैसे पेंडुलम वाली घड़ी है, आप लोगों ने देखा होगा जब 1 घंटा होता है पेंडुलम एकदम आवाज़ करता है, भाई वो तो पूरे घंटे हिलती रहती है लेकिन आवाज़ वो 1 ही घंटे पर करती है, ठीक है। तो वो दोलन एवं तरंगों के रूप में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है वैद्युत वैद्युत गतिकी। इस शाखा के अंतर्गत आवेशित तथा चुंबकित वस्तुओं से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, चुंबकित घटनाएं कौन सी होती हैं? आप लोगों ने वो स्पीकर में निकलती है उसे क्या बोलते हैं? चिमक क्या बोलते हैं? जो लोहे पर बच्चे चिपकाते हैं, आप लोगों ने भी चिपकाया होगा, छोटे पे सबने चिपकाया, मैंने खुद चिपकाया था, ठीक है। ये हमारी चुंबित वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो मतलब आकर्षित होती हैं। इसके मूल नियम का प्रतिपादन गॉस, एम्पियर तथा फैराडे आदि ने किया। अच्छा, गॉस कौन था? गॉस भी एक क्या कहते हैं हमारे वैज्ञानिक थे, फैराडे भी एक वैज्ञानिक थे, एम्पियर हमारा एक मात्रक है, ठीक है। इन नियम के सहयोग को मैक्सवेल भी एक वैज्ञानिक है, ने 4 समीकरणों के रूप में किया तथा इन्हीं समीकरण के आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की व्याख्या की। धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र में गति, वैद्युत धारा की उत्पत्ति, आयन मंडल में रेडियो तरंगों का संचरण आदि का अध्ययन वैद्युत गति में किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए आप लोग को इसका अगर मान लीजिए शॉर्ट कराना हो तो मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद है भौतिक प्रौद्योगिकी एवं समाज।
देखिए समाज का क्या कहना है भौतिकी के बारे में, वो भी देख ले। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कभी प्रौद्योगिकी नवीन भौतिक को जन्म देती है तो कई भौतिकी नवीन प्रयोग के उदय का कारण बनती है। भौतिक विज्ञान के प्रायोगिक पक्ष में शिल्प प्रौद्योगिकी के विकास का महत्वपूर्ण आयाम दिया है। ठीक है, क्या आयाम दिया है ये भी देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है, भौतिकी प्रौद्योगिकी एवं समाज से क्या तात्पर्य है। ठीक है, भौतिकी प्रौद्योगिकी पर प्रभाव के कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, मैंने इधर आपको 6 उदाहरण दिए हैं, आप कोई भी 4 उदाहरण याद कर लीजिए। जैसे लीवर निकाय के अध्ययन में अनेक मशीनों के डिजाइन दिया गया। जैसे कि लीवर प्रॉब्लम होती थी उसके लिए पहले के ज़माने में क्या होता था, डायरेक्ट ऑपरेशन कर दिया जाता था। देखते देखते नहीं थे कि लीवर में दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम, लेकिन अब आप देखते होंगे एक से एक मशीनों का है। ठीक है, तरल बहाव के अध्ययन में वायुयान की खोज की गई। ठीक है, ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण की खोज से ऊष्मा इंजन का आविष्कार हुआ। ऊष्मा के कारण में रॉकेट की खोज, यानी जैसे मान लीजिए ऊष्मा आती है, आप लोग देखते होंगे रॉकेट के पीछे से, टीवी में देखा होगा रॉकेट के पीछे से आग निकलती है, वो ऊष्मा इंजन ही के द्वारा निकलती है। अर्ध अर्धचालकों संधि डायोड ट्रांजिस्टर के में से रेडियो टेलीविजन कंप्यूटर तथा रोबोट के निर्माण में संभव हुए। ठीक है, अब देखिए जैसे आप लोग के घर पे टीवी होगी तो आप लोग देखते होंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक छोटा सर्किट होता है। ठीक है, संधि डायोड भी एक सर्किट होता है जो मतलब हमारे टीवी के कहते हैं वोल्टेज वोल्टेज के लिए कंट्रोल में किया जाता है। ये आपको अब तो छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक खिलौने होते हैं, आप उन्हें उनमें देखेंगे तो उनमें भी आजकल ये संधि डायोड ट्रांजिस्टर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने संधि डायोड ट्रांजिस्टर नहीं देखे हैं तो मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। नाभिकीय विखंडन, ठीक है, के अध्ययन में नाभिकीय पट्टी एवं भट्टी तथा परमाणु बम के निर्माण संभव हुए। ठीक है, नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर बम आप लोग जानते ही होंगे कि अगर फटा तो क्या होगा, यानी समझ लीजिए एक पूरा न्यूक्लियर बम तो ऐसा होता है जो मतलब आधा देश तबाह करने की दम रखता है। ठीक है, तो ये इससे क्या मिला हमें, परमाणु बम का निर्माण संभव हो गया। नाभिकीय संलयन के अध्ययन से हाइड्रोजन बम का निर्माण संभव हुआ। जैसे बेटा एक न्यूक्लियर बम होता है वैसे ही एक हमारा हाइड्रोजन बम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम भी हमारा हमले के लिए यूज होता है। मान लीजिए कहीं विश्व युद्ध होता है तो वहाँ पे कहते हैं हाइड्रोजन बम का प्रयोग होता है। उसके बाद है प्रकृति में मूल बल। बल वह कारक है जो किसी वस्तु में गति परिवर्तन या विरूपण उत्पन्न करता है। आजकल यह माना जाता है कि प्रकृति में केवल 4 प्रकार के मूल बल हैं तथा अन्य प्रेक्षित बल व्युत्पन्न बल हैं। अब देखिए बल किसी वस्तु में गति, अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने बचपन में एक खिलौना देखा होगा कार वाला, जैसे मतलब कार को ऐसे पीछे खींचते हैं तो एकदम वो आगे भागती है, तो मतलब बल लगा के ही तो हम उसे पीछे खींचते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने हाथ को दूर रख के उससे बोला कि चल पीछे हो जा, वो पीछे हो जाएगी। ठीक है, गति में परिवर्तन, अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ठिलिया देखी होगी, जितना आप उस पर बल लगाएंगे वो इतनी तेज चलने लग जाएगी। ठीक है, तो ये गति परिवर्तन भी हो गया। विरूपण उत्पन्न करता है, विरूपण यानी कभी कभी इतना ओवर बल हो जाता है कि आप उसे रोकते रोकते थक जाओगे। ठीक है, बल के देखिए ये हमारे 4 बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण अथवा गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में। प्रकृति में गुरुत्वीय बल आकर्षण बल है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमानों के कारण उत्पन्न होता है। यह सर्वत्रिकृत बल है तथा विश्व के किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में न्यूटन ने नियम दिया जिसके अनुसार दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल वस्तुओं के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाए जाने वाला क्षीण बल है, क्षीण यानी वीक बल है, वीक सही नहीं लिखा है। ठीक है, जैसे हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है,
ये गुरुत्वाकर्षण की डेफिनेशन है। वैसे आप लोग को अगर इसे याद करना हो, देखिए पेपर में इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक बल तो आपसे पूछा ही जाएगा। अब चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल पूछ लिया जाए, या विद्युत चुंबकीय बल पूछ लिया जाए, या प्रबल नाभिकीय बल पूछ लिया जाए, या क्षीण नाभिकीय बल पूछ लिया जाए, एक ना एक बल तो आपसे पूछा ही जा सकता है। अगर आपको मान लीजिए डेफिनेशन बड़ी लग रही है तो आप सीधे यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो आप इधर से लिख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती रहता है, और यहाँ तक व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ तक आप लिख सकते हैं, यह आपका हो कि गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। अगला बल नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, विद्युत चुंबकीय बल। अब जैसे विद्युत है तो इसमें गारंटेड भाई इलेक्ट्रिसिटी काम होगा। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। यदि आवेश एक निश्चित दूरी पर विराम अवस्था में है तो उनके बीच कार्य करने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। कूलाम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिणाम दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सेल देखा होगा। ठीक है, सेल आप देखा होगा, जब आप किसी जैसे मान लीजिए टीवी का रिमोट है, उसमें आप एक सेल डालेंगे काम नहीं करेगा। जब उसमें आप दूसरा सेल डालेंगे तो मतलब उनकी जो ऊर्जा होती है, ठीक है, जो उनका करंट होता है, वो ये कहते हैं सेल की जो वो रिमोट की जो मशीन होती है उसमें एकदम वर्क करता है, तभी तो वो रिमोट काम करेगा। प्रबल नाभिकीय बल नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को एक साथ बांधने वाला प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। प्रबल नाभिकीय बल के महत्वपूर्ण अभिलक्षण निम्न हैं। प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना अधिक प्रबल होता है। समझ लीजिए देखिए नाभिकीय बल है, न्यूक्लियर बल है, तो आप समझ सकते हैं भाई पावरफुल बल तो होगा ही, नॉर्मल सी बात है। प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता, अर्थात दो प्रोटॉनों दो न्यूट्रॉनों तथा एक प्रोटॉन व एक न्यूट्रॉन के बीच बल समान होता है। देखिए अगर प्रबल बल दो, जैसे मान लीजिए दो सेल हैं तो उनकी दोनों सेल की ऊर्जा थोड़ी पावरफुल, उनके जो न्यूट्रॉन होंगे वो उनके बराबर होंगे। अगर एक सेल है तो उनका जो एक न्यूट्रॉन होगा वो उसके समान रहेगा। मतलब ऊर्जा बिल्कुल समान रहती है, जितनी पावर प्रोटॉन के पास होगी उतनी पावर न्यूट्रॉन के पास होगी। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन के पास पावर ज़्यादा आ गई, न्यूट्रॉन के पास पावर कम हो गई, ऐसा नहीं है। प्रबल नाभिकीय बल लघु परास वाला बल है। यह बल केवल नाभिक के भीतर ही प्रभावी रहता है। लघु परास यानी थोड़ा बड़ा बल है, ठीक है, और नाभिक के भीतर यानी नाभिक के अंदर ही इसकी पावर रहती है। मतलब बाहर रहती है लेकिन बाहर इसकी पावर कम हो जाती है, और अंदर ये बहुत प्रभावशाली है। उसके बाद आ जाइए क्षीण नाभिकीय बल। कुछ नाभिकीय घटनाएं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा क्षय, बीटा ही गलत लिखा है, बीटा ऐसे लिखा जाता है, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, बीटा ऐसे लिखा जाता है बीटा, ठीक है, ये बी बना दिया है। ठीक है, कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा क्षय यानी बीटा क्षय का मतलब हानि होना में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। मतलब देखिए रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा बल का क्षय होना, जैसे मतलब मान लीजिए किसी पावर का क्षय होना यानी किसी पावर में हानि होना, वीकनेस आना, वो हमारा क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। प्रबल नाभिकीय बलों की भांति क्षीण नाभिकीय बल लघु परास वाला है। यह नाभिकीय आकार से अधिक दूरियों पर विलुप्त हो जाता है। मतलब ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसमें अगर दूरी जितनी आएगी उतना ही ये खत्म होता जाएगा। जैसे ही इसमें इसके जो आपस में जो कंपाउंड होते हैं इनमें जब जैसे दूरी करते जाएंगे आप, जो इसके अंदर कण होते हैं, जैसे जैसे आप इनकी दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे ये क्षीण होते जाएंगे, मतलब खत्म होते जाएंगे। भौतिक नियमों की प्रकृति। ऊर्जा संचरण। यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल साक्षी हो तो निकाय की कुल यांत्रिक अर्थात गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा नियत रहती है। नियत यानी स्थिर रहती है। यह यांत्रिक ऊर्जा के संचरण का नियम है। गुरुत्व के अंतर्गत किसी पिंड का मुक्त पतन इसका उदाहरण है। यदि बल सांची नहीं है तो विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यह ऊर्जा संचरण का व्यापक नियम है।
रेखीय संवेग संचरण, यदि कणों के निकाय पर कार्य करने वाला महाबल शून्य हो तो निकाय का रेखीय संवेग संचरण रहता है। ये रेखीय संवेग संचरण का नियम है। जैसे मान लीजिए आपने पेन रखा टेबल पे और उसे आप सिर्फ उंगली से उस पर सिर्फ उंगली रखे हैं, ठीक है, मतलब उस पर बस एक टच किए हुए हैं, कोई आप उस पर पावर नहीं लगा रहे हैं, तो वो बिल्कुल आप देखेंगे स्थिर ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर भागने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रेखीय संवेग संरक्षण नियम है। कोणीय संवेग संरक्षण नियम, यदि कणों के बीच यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण शून्य हो तो निकाय का कोणीय संवेग संचरण रहता है। ये कोणीय संवेग संचरण का नियम है। ऐसे ही बेटा आपका कोणीय संवेग का नियम है। जैसे मान लीजिए बल आघूर्ण, यानी पावर किसी चीज से लगाई जाए या आपके हाथ की पावर मतलब उस पर रखी जाए और मतलब पावर बिल्कुल लगा ही ना जाए किसी चीज से, और बस आप उसे नाम के लिए किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हाँ हम इस पावर लगा रहे हैं, लेकिन वो हिले ना, तो ये भी हमारा कोणीय संवेग संचरण का नियम है। द्रव्यमान ऊर्जा संचरण इंपॉर्टेंट है बहुत। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा पृथक पृथक अस्तित्व वाली भौतिक राशियां नहीं हैं, बल्कि एक ही राशि के दो रूप हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा के रूप में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, जो मैंने स्टार्टिंग बताई था। द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच तुल्य संबंध E बराबर mc²। E बराबर mc² है। ये टू नहीं है, ये टू नहीं है, E बराबर mc² है। ठीक है, जिसमें जूल ऊर्जा तथा m यानी किलोग्राम द्रव्यमान है। इसके अनुसार यदि ऊर्जा विलुप्त हो जाए तो द्रव्यमान बढ़ जाता है, यदि द्रव्यमान नष्ट हो जाए तो इसके समतुल्य ऊर्जा बढ़ जाती है। मतलब किसी एक चीज के नष्ट होने पर दूसरी चीज की पावर बढ़ जाती है। आवेग संचरण, इसके अनुसार एक विलगित निकाय का कुल आवेश संचरित रहता है। विलगित निकाय मतलब एक गोला टाइप का, ठीक है, उसका आवेश निश्चित रहता है। आपकी जितना भी देखिए इस चैप्टर में सिर्फ थ्योरी है, इसमें सिर्फ आपको ना कुछ ज़्यादा समझने वाला टॉपिक था मेरे हिसाब से, ना कोई वैसा कोई टॉपिक था, बस आपका इसमें समझ कहते थ्योरी है। ये आपको मैंने थ्योरी पूरी बता दी है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो आप मुझसे कहते व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं आपको उसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि नोट्स हैं और ये क्वेश्चन तो शायद आपको बुक से में भी ना मिले, इम्पॉर्टेंट हैं, आगे तक काम आएंगे। जो JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर इसकी दूसरी वीडियो में। इसकी जो दूसरी वीडियो होगी वो इसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स जो बहुविकल्पी हैं देखता हूँ, अगर उसमें कोई न्यूमेरिकल मिल जाता है अगर धोखे से तो वो मैं आपकी दूसरी वीडियो में कन्वर्ट करा दूंगा, नहीं तो फिर दूसरा चैप्टर मैं इसका करवाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।